हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो आज का वीडियो है, ये लास्ट वीडियो जो कि यूनिवर्स और सोलर सिस्टम वाला वीडियो था, उसका सेकंड पार्ट है। क्योंकि वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इसका एक सेकंड पार्ट निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ना, उस वाले वीडियो में मैंने आपको प्लैनेट्स वगैरह पूरा बता दिया था, सन पूरा बता दिया था, और कि क्या क्या प्लैनेट्स, एक एक प्लैनेट को एक्सप्लेन किया था। अब देखिए जो बच गया वो उसमें स्टार्ट करना। सबसे पहले है मून। देखिए, इसमें ना जो जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्वेश्चंस के ही बेस पे ये सब कुछ लिखा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मून को कहते हैं सेलेनोलॉजी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको ना प्लेनेट के बारे में पता होगा। जैसे प्लेनेट क्या होता है, जैसे अर्थ है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ क्या है, किसके रेवोल्यूशन कर रहा है? ये सन के रेवोल्यूशन कर रहा है ना, तो ये है प्लेनेट, या इसलिए इसको प्लेनेट कहते हैं। अब जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक प्लेनेट की रेवोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मून है। अब ये मून किसकी रेवोल्यूशन कर रहा है? अर्थ की ना। तो ये डिफरेंस है प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में। प्लेनेट करते हैं सन की रेवोल्यूशन, और जो सैटेलाइट, जैसे हमारा सैटेलाइट है मून, तो ये किसके रेवोल्यूशन करते हैं? ये करते हैं अर्थ के। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? देखिए, जो मून है उसको अराउंड 27.5 डेज लगते हैं एक अर्थ की पूरी रेवोल्यूशन करने में। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि धरती से मून का कितना परसेंट सरफेस दिखता है। तो हमें कितना परसेंट सरफेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिख सकता है मून का? ये है 59%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसका जो हाईएस्ट माउंटेन है मून का, वो है माउंट लिब्यूटी, ठीक है। पूछ सकते हैं कि मून का सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है, तो आप लगाओगे माउंट लिब्यूटी, ठीक है। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप पूछ सकते हैं कि जो मून है उसकी लाइट को धरती पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ये लगता है 1.3 सेकेंड। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो सन की लाइट को धरती पे पहुंचने पे लगता है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, ठीक है। उसका देखिए, एक चीज और बता देता हूँ। जो सन होता है ना, सन की अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। आपको पता है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उसकी खुद की लाइट होती है। पर जो ये सैटेलाइट्स होते हैं जैसे मून, इसकी खुद की लाइट नहीं होती। ये सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ओके। फिर भी जो मून से जो लाइट आती है उसको अराउंड 1.3 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं कि मून को और किस नाम से जाना जाता है, तो मून को फॉजिल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ओके। ये रहा मून। अब आता है एस्टेरॉइड्स। देखिए, एस्टेरॉइड्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी आ सकता है, आता भी एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एस्टेरॉइड्स को कहते क्या है। देखिए, एस्टेरॉइड्स को कहते हैं माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको एस्टेरॉइड्स समझाने से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने में बताता हूँ कि एस्टेरॉइड एक्चुअल में कहाँ पर ये हैं। देखिए, आपको हमारे सोलर सिस्टम में पता है, जो एक प्लेनेट है मार्स और जुपिटर, ठीक है। तो इनके बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस पे ना एक फ्रीली मूविंग रॉक्स या बड़े बड़े माउंटेन के शेप में फ्रीली मूविंग बॉडीज हैं जो घूमते रहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये ऑर्बिट ऑफ मार्स और ऑर्बिट ऑफ जुपिटर के बीच में ये जो एरिया है ना, इसमें ही एस्ट्रॉइड बेल्ट्स रहती हैं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली ये सब भी प्लैनेट्स हो सकते थे, लेकिन क्या होता है कि जो ये जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, उसकी वजह से ये मतलब कभी कंप्लीट प्लैनेट्स बन नहीं पाए। क्योंकि इसकी जुपिटर अपने आप में बहुत बड़ा है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये कभी कंप्लीट प्लैनेट नहीं बन पाए, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपको जानना है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स है वो किस दो प्लैनेट के बीच में पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको इसकी जो छोटे मोटे डिटेल्स मैंने बता दी है। नेक्स्ट आता है कॉमेट्स, ठीक है। देखिए, कॉमेट्स के बारे में देखिए, सबसे पहले जानिए कि कॉमेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम से बताता हूँ। देखिए, कॉमेट्स होता है क्या। देखिए, आप जैसे ये ना डायग्राम देख रहे हैं, जैसे सन है, ठीक है। ये येलो वाला क्या है? सन, ठीक है। तो जो आपके नेचुरल जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन की रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ का भी एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है,
आपका लास्ट प्लेनेट जैसे हो गया नेपट्टून तक, तो ये सब एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। लेकिन ना जो कॉमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलिप्टिकल के साथ साथ इलोंगेटेड भी होता है इनका ऑर्बिट। जैसे दिख रहा है ना, ये देखिए इलिप्टिकल वाला ये प्लेनेट का था, अब देखिए ये इलिप्टिकल है लेकिन कितना बड़ा इलोंगेटेड है, देखिए ना इतना इलोंगेटेड पाथ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनको ना सन की रेवोल्यूशंस करने में ना कम से कम ये लगा लो हजार हजार ईयर्स लग जाते हैं, 1000 ईयर्स लग सकते हैं इनको एक रेवोल्यूशन करने के लिए सन का, ठीक है। तो ये है आपका मेन कि कॉमेट्स का क्या मतलब, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और वो किस वजह से डिफरेंट करते हैं प्लेनेट से। ओके, अब बात करते हैं कि इनमें मतलब इनके स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए देखिए, जो कॉमेट्स होता है ना वो मेनली बना होता है फ्रोजन गैस से बने होते हैं, जो एक रॉकी और जिनके अंदर मेटेलिक मटेरियल्स टाइप का होता है, ठीक है। क्या क्या लिखा है, देखिए कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस व्हिच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल्स, ठीक है। फिर अब ये लोग विजिबल कब होते हैं, जब ये सन के पास होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब ये सन के पास होता है ना तो इनकी जो आइस होती है वो मेल्ट होने लगती है, जिससे इनकी एक टेल बनती है। और जो इनकी टेल है ना ये हमारे सन से दूर होगी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे दिख रहा है ना, ये इनकी टेल बन रही है, कॉमेट की टेल है, ओके। ये दिख रहा है ना आपको, कॉमेट की टेल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको इसके क्या पूछ सकते हैं, इसका ऑर्बिट कैसा होता है, तो आप लगाओगे इलोंगेटेड इलिप्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन आता है कि एक हेलिकॉमेट है, ठीक है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया, एक हेलिकॉमेट है जो कि हर 76 ईयर्स के बाद विजिबल होता है। तो ऐसा क्या इसमें पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेलिकॉमेट कितने साल के बाद विजिबल होता है, तो आप लगाओगे 76 ईयर्स। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ये लास्ट बार कब दिखा था, तो ये लास्ट बार दिखा था 1986 में। और क्या पूछ सकते हैं, इससे ये पूछ सकते हैं कि अगली बार कब दिखेगा, तो आप आंसर लगाओगे 2061 में अगली बार दिखेगा। ये आ गया हमारा कॉमेट्स। अब देखिए ये तीन टर्म्स हैं, मिट्रियोइड्स, मिटियोर्स एंड मिटेरॉइड। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक बार ना इसका डायग्राम दिखाता हूँ एक्चुअली होते क्या है। देखिए एक्चुअली मिटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये ना एस्ट्रॉइड जो मैंने आपको पढ़ा है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसी में से अगर जैसे कोई एक रॉक है वो निकल गया वहां से और वो स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे मिटेरॉइड, ठीक है। ये है आपका मिटेरॉइड, जैसे आप देखना ये स्पेस वाले एरिया में फ्रीली घूम रहा है, ये हो गया आपका मिटेरॉइड। फिर आता है मिटियोर। देखिए मिटियोर क्या होता है, जब ये मिटियोइड एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो इसे कहते हैं मिटियोर। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से इसमें फ्रिक्शन आता है और इसमें एक मतलब जैसे आप कह सकते हैं इसमें फायर जैसा निकलने लगता है। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये फायर ये मिटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके बनता है। जो लास्ट टर्म है वो है मिटियोराइट। देखो मिटियोराइट आपने सुना होगा कि ना, बहुत बार न्यूज में आता है कि एक यूएसए में एक नया एक पत्थर मिला है मिटियोराइट। तो यही मिटियोराइट अगर बहुत बड़ा होगा, जैसे मान लो जब ये स्पेस में से एटमॉस्फेयर में आया होगा तो बहुत बड़ा होगा, तो क्या होता है जब ये एटमॉस्फेयर से आते आते, मानता हूं कि वहां ये जलेगा लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि ये जो पत्थर था वो अल्टीमेटली अर्थ पर लैंड कर गया, तो इसे कहते हैं मिटेरॉइड। तो देखिए ये सब मैंने लिखा है। मिटेरॉइड क्या होता है, इट इज अ बॉडी ऑफ मैटर ट्रेवलिंग एट अ ग्रेट स्पीड थ्रू स्पेस एंड बिकम ल्यूमिनस व्हेन एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। ल्यूमिनस का मतलब वही कि ये साइन करेगा जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा। देखिए उसके बाद ना ये याद रखिए कि मिटीरॉइड, मिटियोर्स और मिटोराइट को ही हम मिला के शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार, आपने बहुत बार कहा है ना कि सुना होगा ना कि वो तारा गिर रहा है, तारा गिर रहा है। जो तारा गिर रहा है या दिखता है वो एक्चुअल में मिटीरॉइड मिटियोर्स होते हैं, ठीक है। अभी मिटियोर्स का मैंने आपको लिख दिया, फ्रैगमेंट्स कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो मिटियोर्स हो गया और लैंड कर गया तो मिटेरॉइड्स हो गया। देखिए एक सबसे लार्जेस्ट जो मिटियोर क्रेटर बना, मतलब जब ये मिटियोर्स धरती पे गिरते हैं ना तो कहीं पर बड़े बड़े से कैविटी हो जाती है। आपने सुना होगा मिटियोराइट लेक्स भी होती हैं, तो सबसे बड़ा है कहाँ पर, एरिजोना में, ओके। फिर देखिए मैंने आपको ना स्टार्स के बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में बताए थे, पर उसमें ना एक दो चीज छूट गई थी मेरी, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। देखिए क्या था ना, स्टार्स एक कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं। देखिए कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अ कॉन्स्टलेशन इज एन एरिया ऑन द celestial space in which a group of visible stars form perceived outline or pattern typically representing an animal, mythological person or creature। क्या होता है, जो जैसे स्टार्स होते हैं ना जब आसमान में होते हैं, तो बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो एक एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो चाहे किसी एनिमल का हो सकता है, किसी
मतलब माइथोलॉजिकल पर्सन का हो सकता है। तो ये ऐसे शेप जो स्काई में बनती है ना स्टार से, उन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जो IAU है, मतलब हाँ, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एस्ट्रोनॉमी की, वो अराउंड 88 कॉन्स्टलेशंस इसने एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दो ना, मैंने वैसे तो 88 कॉन्स्टलेशन है, मैंने दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस पे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला है अर्सा मेजर। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अर्सा मेजर्स को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसे ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है और बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अर्सा मेजर को हम कहते हैं सप्तऋषि तारा। ठीक है, फिर है अर्सा माइनर। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम लिटिल बियर के नाम से जानते हैं या लिटिल डिपर के नाम से, और इसे कहते हैं ध्रुव मत्स्य। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखिए कैसा होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। आपको दिख रहा है ना, ये एक बड़ा सा आपको यहाँ बियर दिख रहा होगा। दिख रहा है? एक मिनट में थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, ये पहले वाले को, ये वाले को। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, बियर की शेप दिख रही है एक। तो ये हो गया अर्सा मेजर। और देखिए एक छोटा सा बियर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये है आपका अर्सा माइनर। तो ये सब चीज मैंने आपको बता दी जो मेरी छोटी थी। बाकी ना इस वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, एक टॉपिक और बचा हुआ था। मैंने आपको अर्थ का के बारे में वहां बताया था, लेकिन थोड़ा रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट पे। तो सबसे पहले रोटेशन आपको पता ही था, मैंने बताया था कि जैसे अगर ये अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस में, मतलब अपना एक चक्कर लगाने को हम उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, और अर्थ वही, जैसे ये सन है, अब ये सन की रोटेशन अर्थ लगाता है, तो इसको सन का पूरा एक जो चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम उसे उसे कहेंगे हम रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। पहले मैं बात करता हूँ रोटेशन। देखिए रोटेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस धरती अपना एक खुद का एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, देखिए उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक तो डे नाइट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि डे नाइट का जो होता है, ये किसकी रोटेशन की वजह से होता है। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जो चेंज आता है, वो भी इसी की वजह से आता है। ठीक है, उसका रोटेशन की वजह से टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। जो टाइड आपने देखा ना सुबह शाम को, जो सी का लेवल बढ़ता घटता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। देखिए, और एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जो टाइड्स होता है, इसका एक मेन रीजन होता है अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर थर्ड इफेक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स होता है। देखिए कोरियोलिस फोर्स होता क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारे सी वगैरह में ना विंड करंट्स मूव करते हैं। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, इसमें भी जो चेंज आता है वो होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। ये कोरियोलिस जो फोर्स है, इसको मैं अगला एक वीडियो है जिसमें मैं पूरे अर्थ के टेम्परेचर और कहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, इसको डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, बात करते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। देखिए रेवोल्यूशन, जैसे मैंने बताया ना कि धरती जब पूरा एक सन का चक्कर लगाती है ना, तो इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे जो मेन इफेक्ट होता है रेवोल्यूशन का, उसका होता है सीजन्स। जो हमारे सीजन्स फॉर्म होते हैं ना, सीजन्स, वो सीजन्स के फॉर्म होने का जो मेन कारण है, वो रेवोल्यूशन ही है। अब देखिए रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम दो चीज जानिए। देखिए, एक टर्म होता है पेरिहिलियन, एक होता है अपेहिलियन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो मून, सॉरी जो ये सन और अर्थ का बीच का जो डिस्टेंस सबसे कम कब होगा, उसको हम पेरिहिलियन कहते हैं। तो ये पेरिहिलियन आता है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो सबसे मिनिमम होगा। ओके, फिर आता है एपिहेलियन। एपिहेलियन क्या होता है? ये वो दिन होता है ईयर का जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो पेरिहिलियन में क्या होगा? डिस्टेंस होगा मिनिमम। ठीक है, क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में। और एपिहिलियन में क्या होगा? डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा अर्थ एंड सन के बीच में। और ये डेट जरूर याद कर लीजिए, बहुत बार पूछते हैं पेरिहिलियन कब आता है। आप याद करेंगे 3 जनवरी। एपिहिलियन कब आता है? 4 जुलाई। ठीक है, मूव फॉरवर्ड करते हैं। देखिए ये ना एक मैंने आपके सामने एक यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैं आपको जो अगली स्लाइड है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजन्स
का जो वेरिएशन होता है वो कैसे कैसे होता है। तो पहले सबसे पहले देखिए ये समझिए, देखिए ये क्या है, ये एक अर्थ का डायग्राम है। इसमें ये है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये है साउथ पोल। अब हमारी जो अर्थ पे ना हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस मानी हुई है, एक्चुअली ये लाइन ऐसे एग्जिस्ट करती नहीं, पर ज्योग्राफी को समझने के लिए ये एक इमेजिनरी लाइंस मानी गई है। इन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड। एक होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में से कर्क रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे आता है, ठीक है। एक आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आता है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब देखिए मतलब 0 के ऊपर जाएंगे तो ऐसा ही 1 2 3 ऐसे ऊपर चलता रहेगा, वैसे ये नीचे चलता रहेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने अर्थ को 2 स्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया नॉर्दर्न स्फीयर, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला, ओके, और एक हो गया ये नीचे वाला सर्दर्न स्फीयर। अब मैं बताता हूँ ये मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया। अब देखिए, अब अगली वीडियो में देखिए, देखिए ये ना एक सोलिसिटिस और इक्विनोक्स का एक कंसेप्ट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये डेट पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना समझिए कि ये है क्या, फिर आपको ये समझ आएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि सन की ये रेवोल्यूशन कर रहा है, तो कभी अर्थ यहाँ होगा, कभी इस पोजीशन में 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 होगा, क्योंकि अर्थ तो रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम, मतलब पर्टिकुलर साल का जब टाइम होता है, तो जो धरती का हमने जो इमेजिनरी लाइंस बताए थे ना, इक्वेटर, जैसे यहाँ हमने कैंसर बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ हमने इक्वेटर बताया था, ठीक है, और यहाँ हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जब ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर के ऊपर में जब सन डायरेक्टली रहेगा ना, तब उस लैटिट्यूड में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अलग अलग सीजन रहेंगे उसमें। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करें, चलो हम मार्च से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्च होता है मार्च 21 को, क्या होता है उस दिन, देखिए उस दिन क्या होगा, जो हमारा सन होगा ना, जैसे ये आपका सन है, तो सन ये डायरेक्टली किस पे होगा, इक्वेटर पे होगा, ठीक है। देख इसमें लिखा है मैंने, इसको ही हम कहते हैं वर्नल इक्विनोक्स। तो वर्नल इक्विनोक्स कब आता है, 21 मार्च को। इस दिन सन डायरेक्टली एट इक्वेटर होगा। तो इस वजह से देखिए क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि जब सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होगा, तो जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है वो बराबर होती है, ठीक है, ओके। इस दिन डेज और नाइट की बराबर होंगे, क्योंकि इक्वेटर पे है, इक्वेटर मतलब दोनों स्फीयर, दोनों जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पे बराबर बराबर लाइट पड़ेगी। अब इसी का एक अपोजिट, मतलब इसी का देखिए, इसी के बिल्कुल सामने वाला फिगर, जैसे अभी इधर है ना, वैसे इसके सामने पे जाएगा। तो इस दिन भी इक्वेटर पे डायरेक्टली सन पड़ेगा। कब, ऑटमनल इक्विनेक्स, ये कब आता है, सितंबर 23 को। तो आप ये चीज याद रखिए, जो दो है ना इक्विनेक्स, इक्विनेक्स पे क्या होता है, एक तो लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट बराबर होती है, ठीक है, और क्या होता है, सन डायरेक्टली एट इक्वेटर होता है। फिर हम बात करते हैं समर सोलिस्टिस की। समर सोलिस्टिस आता है जून 22 को, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सन होता है वो डायरेक्टली ऑन 23.5 डिग्री 9th लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली करता है। मतलब ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे सन डायरेक्टली होगा। तो इससे क्या होता है कि मैंने बताया कि अगर इस पे होगा तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस पे जो जो कंट्रीज होंगी वहां पर डेज बड़े होंगे। और आपको पता है डेज बड़े कब होते हैं, है ना, गर्मियों में होते हैं। तो समर सॉलिस्टिस में जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं वहां पर गर्मियां होंगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आपकी इंडिया है ना, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसीलिए आपको पता है कि हमारी जो गर्मियां होती है वो जून जुलाई इस महीने में होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं जून 22 को समर सॉलिस्टिस होता है। और ठीक इसी टाइम पे ना अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर कोई कंट्री होगी तो वहां सर्दियां पड़ेंगी, क्योंकि वहां सन डायरेक्टली नहीं पड़ रहा। इसी का उल्टा आता है विंटर सॉलिस्टिस, ये आता है दिसंबर 22 को। इस दिन क्या होता है, जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब ये जो कैप्रिकॉन वाला है, यहाँ पर सन डायरेक्टली इस पे कैप्रिकॉन पे पड़ेगा। और आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो कंट्रीज होंगी वहां गर्मियां होगी, और जो नॉर्दर्न कंट्रियां, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज होगी वहां पर क्या होगी, विंटर।
तो आपको पता है कि इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पर क्या होगी उस टाइम, विंटर होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है, किस डिग्री पे पड़ता है, कैप्रिकॉर्न किस डिग्री पे पड़ता है। और बाकी ना इसमें आप ये जरूर याद कर लीजिए, इनकी डेट सबकी याद कर लीजिए कि समर सोलिस्टिस की क्या डेट होती है और जो ये विंटर की क्या डेट होती है। ये आपको इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगा कि आप ये डेट्स को ना अच्छे से याद कर लीजिए इनकी, ठीक है। ओके, तो फिर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ अगर मिस्टेक हुई है मुझसे तो आप उसे बता सकते हैं ताकि मैं उसे करेक्ट कर लूं। तो तब तक इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं सोच रहा हूँ कि अर्थ का जो मैं आपको कंप्लीट जो टेम्परेचर रीजन्स वगैरह में रहते हैं, टेम्परेट और जोन्स वगैरह, लैटिट्यूड्स वगैरह के बेस में आपको समझा दूं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।